हेलो बच्चों, आज हम मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कहानी सिल्वर वेडिंग पढ़ने वाले हैं। कहानी पढ़ने से पहले एक नज़र मनोहर श्याम जोशी जी के जीवन परिचय और इनकी उपलब्धियों पर डाल लेते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 में कुमाऊं में हुआ। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने विज्ञान में बीए किया। हम लोग बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक हैं, इन्होंने लिखे। कुछ कहानियाँ भी इन्होंने लिखी, कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हमजाद, क्याप। और इनके इतने बढ़िया लेखन के कारण 2005 में इनको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार है वो दिया गया और सन 2006 में इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई। सिल्वर वेडिंग लंबी कहानियों से थोड़ी सी, इनकी लंबी कहानियों से थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक तरफ नई नई उपलब्धियां समेटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य रखने वाले मूल्य यहाँ पर कहीं ना कहीं इस समाज में घिसते नजर आ रहे हैं, घटते नजर आ रहे हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। जो हुआ होगा यानी यथास्थिति, अर्थात जो जैसा है उसको वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना, जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। समहाउ इम्प्रॉपर में अनिर्णय की स्थिति, निर्णय ही नहीं कर पाते कि चीज़ सही है या गलत। ये दोनों ही भाव हमें यशोधर बाबू, जो इस कहानी के मुख्य चरित्र हैं, उनके अंदर के द्वंद्व को है वो बताते हैं। वो ना तो इन स्थितियों के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं और ना ही कोई निर्णय है वो इसमें कहानी में ले पाते हैं, हमेशा ही अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। सिल्वर वेडिंग अर्थात शादी की 25वीं सालगिरह। सीन है बच्चों वाईडी पंत के ऑफिस का। यशोधर पंत जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ से कहानी की शुरुआत है वो लेखक ने की है। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 है वो बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते थे, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में रखी और आउट ट्रे में फाइल को रखकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहत अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारी, अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी, उन पर नज़र डाली और उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर थे। इनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी इनके कारण ही 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठे रहते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की जो आदत थी किसंदा की, उसी का पालन करते हुए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किसंदा ने भी अपने मातहतों से मजाक किया। क्या मजाक किया? आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अब देखो बच्चों, अब जो नया सिलेबस है कोविड-19 के तहत जो सिलेबस कट हो गया है और जो नई गाइडलाइन आई है उसके तहत इस लेसन में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? सिल्वर वेडिंग के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। इस कहानी के जो मुख्य पात्र कौन है? यशोधर पंत। सिल्वर वेडिंग किस विधा में लिखी गई है? कहानी विधा में। दफ्तर की जो दीवार घड़ी है उसमें क्या टाइम हुआ है? 5:25। यशोधर बाबू की घड़ी है, दफ्तर की घड़ी से कितनी आगे है? 5 मिनट। दोनों में से कौन सी घड़ी सही है? यशोधर बाबू की घड़ी सही है। मातहत किसे कहते हैं? अपने नीचे अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों को। यशोधर बाबू ने चलते चलते
अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से क्या मजाक किया कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इस तरीके से छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं पाठ को पढ़ते पढ़ते। अब आगे पढ़ते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड, जैसे ही मजाक हुआ, जैसे ही यशोधर बाबू ने मजाक किया, वैसे ही असिस्टेंट ग्रेड से आए एक नया छोकरा आया था, चड्ढा, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एडी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर है वो लगते थे। मतलब यहाँ पर भी यशोधर जी को जो नई पीढ़ी के जो पहनावा है वो दफ्तर के हिसाब से सही नहीं लगता था। उनको नहीं लगता था कि चड्ढा को चौड़ी मोहरी वाली पतलून और जो ऊंची एडी है वो दफ्तर के हिसाब से सही है। थोड़ी बदतमीजी से एज यूजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। अब देखो छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि चड्ढा ने यशोधर बाबू की घड़ी को क्या कहा, चूनेदानी। ठीक है, चड्ढा की वेशभूषा कैसी थी, चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एडी के जूते। चड्ढा है वो किस ग्रेड से आए थे, असिस्टेंट ग्रेड से ऑफिस में नौकरी पर आए थे। आगे पढ़ते हैं। पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता होती है निर्लज्जता, मतलब शर्म ना होना, अनदेखा करके कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर और निर्लज और बेशरम होकर पंत जी की कलाई थाम ली और बोले, ये इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध तो यशोधर ने किया नहीं और मन ही मन उस जमाने को जरूर याद किया जब दफ्तर में वो किसंदा को भाई नहीं साहब कहते थे और कहते ही नहीं मानते थे। घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के ज़माने की अब आओ है तो अब तो डिजिटल ले लो, जापानी सस्ती मिल जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि चड्ढा ने यशोधर बाबू को कैसी घड़ी लेने की सलाह दी, डिजिटल और जापानी। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है, अब तो राइट टाइम चल रही है, अब तक राइट टाइम चल रही है। कैसी, क्यों कैसी रही। अब देखो ये मजाक में ही एक व्यंग है, तो क्वेश्चन बन सकता है, यशोधर ने चड्ढा से समय नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बारे में क्या व्यंग किया, घड़ी के माध्यम से क्या व्यंग किया। घड़ी के माध्यम से यह व्यंग किया कि पुरानी चाल की है तो क्या हुआ, राइट टाइम चल रही है, अर्थात समय से अपना काम है वो कर रही है, सही काम कर रही है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रैमजे स्कूल वापस से ख्यालों में चले गए, अल्मोड़ा चले गए यशोधर बाबू, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास की थी। इस तरह वे आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद के अपना हाथ ऐसे मारता था और वक्ता श्रोता दोनों ठट्ठा कर जोर से हाथ मिलाया करते थे। ऐसी भी परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक शरण वो लेने आया था। यशोधर बाबू को कहाँ शरण मिली थी, किसंदा के पास। किसंदा के पास उनको शरण मिली थी। जब यशोधर बाबू शरण लेने आए थे तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या योग्यता थी, वो मैट्रिक पास थे। किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लोग उनके पास ठीक ठिकाना, जब तक उनका अपना अरेंजमेंट नहीं हो जाता था तब तक वहाँ रहते थे। मैस जैसा था उनका रसोई, जैसे मैस होती है हॉस्टल्स में, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। ठीक है, यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी से बहुत कम थी। बहुत कोशिश की कि भाई बॉय सर्विस की कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तब किसंदा ने उन्होंने अपने मैस में रसोईया बनाकर रख दिया और उनको 50 रुपये उधार भी दिए और ये कहा कि कुछ कपड़े बनवा लो और थोड़े से कुछ गाँव में भेज देना। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही दफ्तर में इनको नौकरी दिला दी और दफ्तरी जीवन का मार्गदर्शन भी किया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि किसंदा ने यशोधर बाबू को कितने पैसे दिए उधार, 50 रुपये, और इन्होंने यशोधर बाबू ने उनका क्या किया, कुछ कपड़े बनवाए और कुछ पैसे गांव भेज दिए। ठीक है, और यशोधर बाबू के दफ्तरी जीवन का मार्गदर्शन किसने किया, किसंदा ने किया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े भाऊ आप किन ख्यालों में खो गए। मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी।
यशोधर बाबू ने शक पकाकर, थोड़ा सा मतलब हेजिटेट कर कर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा। मैनन की तरफ मुखातिब हुए, उनकी तरफ अपना मुंह किया और मैनन की तरफ मुंह करके बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। 6 फरवरी 1947 को है मेरी मैरिज है वो हुई थी। मैनन ने बड़ा फटाफट फ़ौरन हिसाब लगा लिया और चेक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया आज आपका। अब शादी की सालगिरह का हिसाब फटाफट किसने लगाया? मैनन ने। यशोधर बाबू की शादी कब हुई? 6 फरवरी 1947 को। यशोधर जी खुश होते हुए झेपते हुए खुश हुए, ये उनकी अदा थी। ये अदा भी उन्होंने किसंदा से सीखी थी। झेपते हुए खुश होना, खुश होते हुए झेपना, अर्थात शर्माते हुए खुश होना और खुश होते हुए शर्माना। चड्ढा ने फटाफट घंटी बजाई और चपरासी को बुलाया। कहा, सुन भाई भगवान दास, चपरासी का क्या नाम है? भगवान दास, बड़े भाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले, हमारे यहाँ थोड़ी ना होती है, हमारे यहाँ कौन मनाता है? चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू। देखो चाय मट्ठी लड्डू, क्या डिमांड है? चाय मट्ठी और लड्डू की, बस इतना ही तो सौदा है। इनमें कौन सी आपकी बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, बहुत मार निकल जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड। आप चाहे वो, मुझे कोई मतलब माइंड नहीं करूँगा मैं, लेकिन जो हमारे लोगों का कस्टम नहीं है वो नहीं है। इंसिस्ट करना, दैट मतलब समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। अगर जो मेरा कल्चर नहीं है उसको मानने के लिए मुझे कोई इंसिस्ट करता है तो ये मुझे सही नहीं लगता, गलत लगता है। चड्ढा कहाँ मानने वाला था। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया, पुनः बड़े भाव के आगे हाथ फैला दिया। एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है? रुपये 30 हो तो चुगे का जुगाड़ हो करा सके। भाई 30 रुपये होंगे तो कहीं चाय पानी का जुगाड़ होगा, थोड़ा बहुत चुगा मिलेगा, चाय मट्ठी लड्डू मिलेगा। सारा सेक्शन जानता था। सेक्शन मतलब विभाग, डिपार्टमेंट। यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च बिल्कुल कुछ भी ना होना, गणने मतलब जीरो होना, कुछ भी ना होना। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल पर आते थे, इधर पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले थे और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता था। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर भी इम्प्रॉपर है वो सवारी लगता था, बेहुदा सवारी लगता था। और कार जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोचना ही क्यों। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि बच्चों को यशोधर बाबू का साइकिल पर आना क्यों अच्छा नहीं लगता था? क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे मॉडर्न हैं और ये जो साइकिल वगैरह तो चपरासी वगैरह चलाते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन होती थी। ठीक है, सारा सेक्शन क्या जानता था कि यशोधर बाबू अपने पर्स में 100-150 रुपया ज़रूर रखते हैं। ठीक है, यशोधर बाबू को बस का टिकट क्यों नहीं लेना पड़ता था? क्योंकि वो गोल मार्केट से पहले साइकिल पे आते थे और आजकल तो पैदल ही आ रहे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, हमें बड़े क्वेश्चन के साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी ध्यान में रखने हैं। चड्ढा ने के जोर देने पर बड़े भाव ने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार मतलब रिक्वेस्ट करने पर भी, प्रार्थना करने पर भी, आग्रह करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत में रुके नहीं। मातहत लोगों के से चलते चलते थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में था, लेकिन चाय पानी बैठकर पीना उनके साथ, गप गपाष्टक गप्पे हाँकना, ये सब किसंदा की परंपरा में नहीं था। और यशोधर भी किसंदा की परंपरा के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते थे। ये उनके बहुत ही पक्के फॉलोवर थे, बहुत ही पक्के हैं वो अनुकरण करने वाले थे। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और वहाँ उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने और स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने की एक नई रीत लगाई थी। जबकि उनकी जो नई रीत थी ना, भगवान का ध्यान करना, पूजा पाठ करना, रोज मंदिर जाना, व्रत वगैरह करना, उनके पत्नी और बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनको अखरती थी ये बात। बच्चे कहते भी थे, बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़े जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते थे वे। यशोधर इस आलोचना को थोड़ा अनसुना इग्नोर कर देते थे। सिद्धांत के धनी थे,
देखो आपने यशोधर बाबू की पहले के पैराग्राफ में आपने देखा कि वो समय के पाबंद थे, दफ्तर के सारे काम हैं वो बिल्कुल सही समय पर निपटाते हैं। फिर दूसरा भी सिद्धांत के धनी थे। किसंदा के अनुसार यही निशानी है, यही निशानी है कि सिद्धांत के धनी व्यक्ति अपना जो नियम धर्म कर्म है वो बिल्कुल सही समय पर करते हैं। अब बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते थे। वहाँ से घर के लिए साग सब्जी खरीद कर लेके जाते थे। किसी से मिलना जुलना हो तो वह भी इसी समय कर लेते थे। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो लेकिन वो घर 8 बजे ही पहुँचते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू का जो निगाह है उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा के 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। इससे पहले एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कि पहले पैराग्राफ में कौन से प्रश्न है वो बने हैं। पहले पैराग्राफ में प्रश्न है बच्चों, यशोधर बाबू दफ्तर से सीधा कहाँ जाते थे? बिरला मंदिर। बिरला मंदिर में यशोधर बाबू क्या करते थे? उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते थे और प्रभु का ध्यान लगाते थे। बिरला मंदिर से सीधे यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? पहाड़गंज जाते थे। फिर क्वेश्चन बनता है पहाड़गंज से यशोधर बाबू है वो क्यों जाते थे? साग सब्जी खरीद कर लाते थे। यशोधर बाबू किसी से मिलना होता था तो वो किस समय मिलते थे? घर दफ्तर से घर जाते समय ही वो किसी से मिलना होता था तो मिल लेते थे। यशोधर बाबू घर दफ्तर से घर कितने बजे जाते थे? दफ्तर से 5 बजे छुट्टी होने के बावजूद भी यशोधर बाबू दफ्तर से 8 बजे घर जाते थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बच्चों यहाँ पर बने हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते उस जगह पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम सेट था, जिस पर इन दिनों 6 मंजिला इमारत, उसको ढाकर 6 मंजिला इमारत है वो बनाई जा रही थी। अब ये तो वहाँ पर 10वीं पास करके रहा है, इस दिन की पुरानी यादें हैं यशोधर जी की, वहाँ से जुड़ी हुई है। इधर से गुजरते हुए कभी DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा लगता था। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे थे। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि या गलत कर रहे हैं। उन्हें ये ज़रूर पता था कि उनकी यादों कि गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ही ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों के पद की गरिमा के अनुरूप D टाइप के क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर बहुत बार आई, मगर उन्होंने हर बार इस गोल मार्केट को छोड़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब उन्होंने इसी क्षेत्र में इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से कोई एक पुराना क्वार्टर अपने नाम अलॉट करा दिया। पत्नी के पूछने पर कि जब ये टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा तब देखी जाएगी। ये फिक्रा भी किसंदा है वो प्रयोग करते थे, किसंदा का ही फिक्रा है, यशोधर बाबू प्रयोग करके बहुत मुस्कुराते हैं, बिल्कुल किसंदा की तरह ही वो मुस्कुराते हैं। इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों? यशोधर बाबू वहाँ पर उस अहाते के पास, या ये कहें कि DIZ एरिया के पास क्यों रुके? क्योंकि वहाँ पर किसंदा का जो 3 रूम सेट था या 3 बेडरूम वाला क्वार्टर था वो टूट रहा था और वहाँ से उनके बचपन की यादें जुड़ी थी और उसको वहाँ उस क्वार्टर को तोड़ने से उनको वहाँ पर गम हो रहा था, दुख हो रहा था, उनकी यादें कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती नज़र आ रही थी, उनको बुरा लग रहा था। ठीक है, यशोधर बाबू ने किसंदा के किस जुमले का प्रयोग अपनी पत्नी पर किया कि तब देखी जाएगी। तो आगे चलते हैं। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों की हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद है वो होने लगा था। इसी बीच अब वो क्या करते थे, जल्दी घर लौटना पसंद ही नहीं करते थे। जब घर में ज़्यादा कलेश सा होने लगे तो लोग घर है वो टाइम से आते हैं, टाइम से मतलब कहने का लेट आते हैं और आके खाना खाया और सो गए ताकि किसी तरीके का मतभेद ना हो। लेकिन जब बच्चे छोटे थे तो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करवानी पड़ती थी, इसलिए वो समय से घर आते थे। अब लड़का बड़ा हो गया है, बड़ा लड़का तो विज्ञापन की संस्था है उसमें नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर को अपने साधारण पुत्र की असाधारण वेतन देने वाली जो नौकरी है वो भी कुछ समझ में नहीं आती है। एक साधारण सी नौकरी में इतना ज़्यादा वेतन कैसे मिल सकता है? वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कोई पेच है, अर्थात ज़रूर यहाँ भी कुछ ना कुछ गलत है, समहाउ इम्प्रॉपर है।
यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर के लिए यह समझ सकना असंभव हो रहा है, मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले साल अलाइड सर्विस की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था उसका बेटा, तब उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। भाई यशोधर बाबू के बेटे ने बच्चों IAS की तैयारी की थी, IAS में सिलेक्शन नहीं हुआ। जब बच्चों का IAS में सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको एक अलाइड सर्विस में मौका दिया जाता है कि आप यहाँ पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उसके बेटे ने यहाँ पर नहीं किया, वो दूसरी बार ही तैयारी करने लगा IAS की, ठीक है। और उनका जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र एक इकलौती बेटी है, वो भी डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं को अमेरिका चले जाने की धमकी देती है। धमकी क्यों देती है कि उसके लिए इतने सारे वर आ चुके हैं, जो भी लड़का सेलेक्ट करते हैं उसी को वो इनकार कर देती है, धमकी देती है कि वो भी स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चली जाएगी, वो भी पढ़ेगी वहीं पर ही। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से बहुत खुश भी हैं, मन ही मन बहुत खुश हैं, वह समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि उनकी खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा कर समहाउ जस्ती नहीं। उनके बच्चे जब गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो ये भी उनको गलत लगता है। एनीवे, जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर वो खुद को एक पिता दिलासा देता है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपनी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ है वो बना दिया है। कुछ यह भी कि जिस समय उनकी शादी हुई थी तो यशोधर बाबू के साथ गांव से उनके ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी उनके साथ ही रहा करते थे। तो संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे आपको पता है औरतों के अंदर गजब का जो तनाव है वो आपस में रहता है। लेकिन ताऊजी के डर से कोई भी बोलता नहीं था, ताऊजी के सामने कोई बोलता है वो नहीं था। यशोधर की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने कभी उसका फेवर नहीं किया, उसका पक्ष नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया कि मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने नियम, मतलब बिल्कुल नई नवेली शादी और उसके आचार व्यवहार नियम बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी बूढ़ी ताई के लिए थे। जितने भी नियम उनकी बूढ़ी ताई के लिए थे वे सब यशोधर बाबू की पत्नी पर भी लागू हो गए, करवाए गए, ऐसा यशोधर बाबू की पत्नी कहती है। घरवाली बच्चों से ये सब सारी बातें बताती है तो बच्चों की जो सहानुभूति है ऑटोमेटिक माँ के साथ है वो आ जाती है। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उस हद तक ही मानूंगी जिस हद तक सुविधा होगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला को हो नहीं सकता, साफ बात है। अब आपके जो कहोगे तो कोई भी ढोंग ढकोसला नहीं होगा, जो सुविधा से जो बातें मानी जाएंगी वो मानेंगे, नहीं मानी जाएगी तो मैं भी नहीं मानूंगी। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू शानल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे, इस तरीके की फब्तियाँ कसकर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, मजाक उड़ाना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं ये स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं कि तमाशा उनकी बीवी का नहीं बल्कि उनका बन रहा है, क्योंकि उनकी बीवी तो कहीं ना कहीं समय के साथ है वो ढल रही है, लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढल पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है परंतु यशोधर बाबू असफल होते हैं। बताइए पाठ के आधार पर। तो पाठ के आधार पर हमें इसका आंसर है वो देना है। बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके कितने क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उन पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सिल्वर वेडिंग पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। ठीक है, उनकी पत्नी समय के साथ ढल जाती है पर यशोधर बाबू कहीं ना कहीं नहीं ढल पाते, तो वो कैसे समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है वो बनता है। तो आंसर क्या बनेगा, यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा।
पर अब बच्चों के पक्ष लेने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिक है वो बना दिया था। वे बच्चों के साथ खुशी से समय बिताना चाहती थी। यशोधर बाबू का समय तो दफ्तर में कट जाता था, लेकिन उनकी पत्नी क्या करे अब, अतः बच्चों का साथ देना ही उन्हें अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त उनके मन में इस बात का भी बड़ा मलाल था कि जब वे शादी करके आई तो संयुक्त परिवार में उन पर बहुत कुछ थोपा। उनके पति यशोधर बाबू ने कभी उनका पक्ष है वो नहीं लिया। युवावस्था में भी उन्हें बुढ़िया बनाकर वो घर में रखा गया। अब तो कम से कम बच्चों के साथ रहकर कुछ मन की कर ले, इसलिए वो समय के साथ है उसने अपने आने वाले परिवर्तनों को एक्सेप्ट है वो कर लिया। इस प्रकार वो समय के साथ ढल गई। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर के जो अंतर्द्वंद है, जो उसके हृदय में जो द्वंद है, वो द्वंद क्या है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, पुरानी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। वे आधुनिकता व प्राचीनता में समन्वय मतलब तालमेल स्थापित नहीं कर पाते। नए विचारों को संशय की दृष्टि से, नए विचारों को हमेशा शक की दृष्टि से, डाउट की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह वे ऑफिस व घर दोनों में बेगाने हो जाते हैं। ऑफिस में भी उन्होंने चड्ढा की जो वेशभूषा है वो है समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, और घर में भी वो बच्चों की जो बातें हैं, हरकतें, उनको वो सोचते हैं कि उन्होंने बड़ों से राय लेकर सब कुछ करना चाहिए, इसलिए वो दोनों जगह बेगाने हैं वो हो जाते हैं। वे मंदिर जाते हैं, रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, परंतु अपना मकान खरीदना नहीं चाहते। वे अच्छे मकान में जाने को तैयार नहीं होते। वे बच्चों की प्रगति से प्रसन्न हैं, परंतु कुछ निर्णयों से असहमत भी हैं। वे सिल्वर वेडिंग के आयोजन जो हुआ उससे भी मतलब आप देखेंगे, अगर जो सिल्वर वेडिंग जो आयोजन किया है, ये जो एक बच्चों ने एक पार्टी रखी है, इससे भी कहीं ना कहीं है वो बचना चाहते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यशोधर बाबू बार बार किसंदा को क्यों याद करते हैं, जब भी जहाँ भी जाते हैं वो किसंदा को जरूर याद करते हैं। इसे आप उनका सामर्थ्य मानते हैं या कमजोरी। यशोधर बाबू किसंदा को बार बार याद करते हैं, उनका विकास किसंदा के प्रभाव से हुआ। वे किसंदा के एक तरीके से प्रतिछाया है, एक तरीके से परछाई है उनकी। यशोधर छोटी सी उम्र में ही दिल्ली आ गए थे, किसंदा ने उन्हें घर में आसरा दिया, नौकरी दिलाई। यशोधर बाबू उनकी हर बात का अनुकरण है वो करते हैं, फॉलो करते हैं। ऑफिस का व्यवहार, ठहरना, बात करना, मुस्कुराना, रिटायरमेंट के बाद गांव जाना आदि सभी कुछ किसंदा का प्रभाव है। यह उनका सामर्थ्य है, कमजोरी नहीं है, यह उनका सामर्थ्य है। वरना आजकल तो किसी का कितना भी आप कर लो फिर भी लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन वो इसको भूले नहीं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस अब तक जितना भी पढ़ा हमने। सिल्वर वेडिंग पात्र में यशोधर बाबू बार बार किसंदा को याद, बार बार है वो किसंदा के आदर्श का त्याग है वो क्यों नहीं कर पाते, मतलब उसके आदर्श को कहीं ना कहीं भूल क्यों नहीं पाते, जबकि उनके बच्चों के साथ बहुत सारे मनमुटाव भी हैं। तो आंसर ये भी सेम ही बनेगा आपका, बस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव आ गया है कि बाबू किसंदा के आदर्श को त्याग क्यों नहीं पाते। कि भाई वो बचपन से 10वीं पास करके उनके पास आए थे, उन्होंने उसे आसरा दिया, नौकरी दिलवाई, ये सारी बातें ही इसमें भी आएंगी। फिर है सिल्वर वेडिंग में लेखक का मानना है कि रिटायर होने के बाद सभी जो हुआ होगा से मरते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो हुआ होगा से मरते हैं। कहानी के अनुसार यह जो हुआ होगा क्या है और इसके लक्षण क्या है। ये जो हुआ होगा का अर्थ है कुछ पता नहीं, ठीक है। यह मनुष्य की सामाजिक उदासीनता को दर्शाता है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। समाज में रहने वाले लोगों को आजकल किसी से कोई मतलब नहीं रह गया। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को नए विचार व नई बातें अच्छी नहीं लगती। उन्हें हर काम में कमी नज़र आती है। युवाओं के काम में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मानते हैं। युवा पीढ़ी के साथ वे अपना तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसे लोग युवाओं यहाँ तक कि अपने बच्चों के कामों में भी दोष निकालते हैं। इस कारण वे समाज से कटे कटे हैं वो रहते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू एक और तो अपने बच्चों की तरक्की से खुश है कि भाई बच्चा एक को नौकरी मिल गई है, एक है वो IAS की तैयारी कर रहा है, एक अमेरिका चला गया, लड़की भी मेडिकल में पढ़ रही है। वहाँ कुछ समहाउ इम्प्रॉपर भी अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों?
यशोधर बाबू अंतर के अंदर अंतर्द्वंद है, मतलब उसके मन में ही टकराव है, विचारों का टकराव है। वे पुरानी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि हैं पुरानी पीढ़ी के। वे पुराने मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं, परंतु बच्चे उनको बातों को मानना नहीं चाहते। वे अपने बेटे की नौकरी से खुश हैं, परंतु अधिक वेतन पर उन्हें संशय है, डाउट है और कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। ये नयापन पूरे आधे अधूरे मन से अपनाते हैं, साथ उन्हें अपनी सोच व आदर्शों के प्रति संशय है वो रहता है। वे अक्सर नकली हंसी का इसमें सहारा लेते हैं। ये कुछ सवाल हैं बच्चों जो अब तक जितना भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से बनते थे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए बंद करनी पड़ेगी, अगला भाग बनाएंगे, उसमें भी कुछ व्याख्या के साथ साथ कुछ प्रश्नों के साथ हम आएंगे। धन्यवाद। अगर आपको समझ आया हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।